Hello. Good evening, everyone. And let's start with the first topic today. Today, I'm going to start the topic of बलूचिस्तान. बलूचिस्तान वाला जो ये न्यूज़ में चल रहा है पाकिस्तान की जो मिलिट्री ने बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं ऑलमोस्ट 200 मिलिटेंट्स को जो है उन्होंने जो है एलिमिनेट किया है। ठीक है, तो हम बलूचिस्तान की हिस्ट्री समझते हैं कि बलूचिस्तान का इशू क्या है पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है। ठीक है, आइए चलिए ज्योग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ बलूचिस्तान। सबसे पहले आप देखिए कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर है कहाँ। तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 4 प्रोविंसेस हैं। ठीक है, वहां पर स्टेट नहीं बोलते, वहां पर क्या बोलते हैं, प्रोविंस। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंटली, है ना। तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर 4 मेन बड़े प्रोविंस हैं। एक तो आपको दिखेगा सिंध, ठीक है, और कराची यहीं पे है सिंध में। देन दूसरा आप देखेंगे पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है, लाहौर। देन उसके बाद आप देखेंगे इस्लामाबाद, जो उनकी कैपिटल है वो यहीं यहाँ पर आपको दिख रही है। और तीसरा प्रोविंस क्या है, खैबर पख्तूनवा, वहां पर पेशावर उसकी कैपिटल है। देन फिर आप देखेंगे एक सबसे बड़ा प्रोविंस जो पाकिस्तान का, वो कौन सा है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, क्वेटा। तो यहाँ पर जो मिलिट्री एक्शन चल रहा है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान मिलिट्री के द्वारा यहाँ मिलिट्री एक्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझ लो आप ये बात कि जो ये बलूचिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस यही है। मतलब आप ये मान के चलो 40% लैंड एरिया पाकिस्तान का इस प्रोविंस में से जो है हमें देखने को मिलता है। नाउ जस्ट गिव मी वन। 40% लैंड एरिया यहाँ से कवर होता है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, कोल, हर तरह का मिनरल यहाँ पर है। पाकिस्तान इस एरिया को है, पाकिस्तान का एरिया यहाँ से जो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके यूज कर रहा है, और डेवलपमेंट यहाँ नहीं कर रहा। डेवलपमेंट आपको पता सबसे ज्यादा पंजाब प्रोविंस उनका सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। तो यहाँ के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके जो पैसा है वो इन बाकी प्रोविंसेस पे लगाया जा रहा है। जो इस प्रोविंस के अंदर जो लोग रहते हैं उनको बलोच पीपल बोलते हैं। ठीक है, वो बलोच एथनिसिटी के हैं। एथनिसिटी अगर आप लोग समझ पाए, एथनिसिटी इज अ डिस्टिंक्ट कल्चर, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। हम बोलते हैं कि ये डिफरेंट एथनिसिटी के हैं क्योंकि इनका अपना रहन सहन है, इनका अपना खान पीन है। तो वहाँ बलोच एथनिसिटी के लोग रहते हैं, वो मुस्लिम्स होते हैं प्रीडोमिनेंटली। फिर एक और है पश्तून्स, पश्तून्स भी होते हैं। और मतलब दो एथनिसिटी जो प्राइमरली आपको जो बलूचिस्तान के अंदर मिलेगी, वो एक तो बलोच पीपल मिलेंगे और एक पश्तून्स मिलेंगे। एक तीसरी भी कैटेगरी मिलेगी बलूचिस्तान के अंदर, वो है सिंधी। सिंधी भी कुछ हद तक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बट मेजरली वो बलोच और पश्तून्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन लोगों के बीच में रिजेंटमेंट है, आक्रोश है, रोष है कि भाई हमारे रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट करके लेके जा रहे हो। और इट इज द मोस्ट इम्पोवरिज्ड प्रोविंस इन पाकिस्तान। इम्पोवरिज्ड मतलब सबसे पिछड़ा हुआ। And the people they are people there are categorized as multi dimensional पॉवर्टी से जो है वो जूझ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मींस एजुकेशन वाइज एंड जीडीपी वाइज, अगर अपर कैपिटा इनकम की वाइज हम देखें तो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका यही है। तो वो इसकी हिस्ट्री जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना बलोचिस्तान, और फिर कितने रिवोल्ट अभी तक हो चुके हैं, और ये चाहते क्या हैं। तो अब ये मिलिट्री जो है गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट कि हमें आज़ादी चाहिए, आपसे हमें आज़ादी चाहिए, बिकॉज आपने हमारे साथ इनजस्टिस ये किया है कि यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं की, हम पिछड़े के पिछड़े ही रह गए। और अब यहाँ पर मिलिट्री का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो 200 लोग तो यहाँ पर अभी उन्होंने एलिमिनेट करे हैं, 200 मिलिटेंट्स वो कहते हैं पाकिस्तान आर्मी। और बहुत सारे जो हैं फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस यहाँ देखने को मिलती हैं। ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने बोला कि पिछले 5-10 सालों में कम से कम 10,000 पीपल, बलोच पीपल, दे डिसअपियर्ड। कहाँ चले गए वो नहीं हमें पता, वो पाकिस्तान मिलिट्री को पता है। चलिए आइए देखते हैं बलोचिस्तान स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड डेमोग्राफिक। बलोचिस्तान इज पाकिस्तान साउथ वेस्टर्न प्रोविंस शेयरिंग बॉर्डर विद, किसके साथ लग रहा है बॉर्डर, आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर किसके साथ लग रहा है। इधर ईरान है, इधर क्या है ऊपर, अफगानिस्तान है। ठीक है, और इधर कौन सा है, सिंध है, और इधर क्या है, पंजाब। तो नीचे क्या है, अरेबियन सी, अरेबियन सी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे बलूचिस्तान के यहाँ कहीं
यहाँ एक पोर्ट बनाया जा रहा है जिस पोर्ट का नाम है गवादर पोर्ट। ठीक है, क्या पोर्ट, उस पोर्ट का क्या नाम है प्यारे बच्चों? गवादर पोर्ट। यहाँ कहीं बनाया जा रहा है गवादर पोर्ट। ठीक है, ग्वादर पोर्ट अभी लाइमलाइट में दोबारा से आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि ग्वादर पोर्ट क्यों बनाया जा रहा है। चलिए आइए फटाफट से देखते हैं। बलूचिस्तान हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ इसके जो है बॉर्डर लग रहे हैं, अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब, सिंध एंड अरेबियन सी तो लगता ही लगता है बलूचिस्तान के साथ। इट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है? बलूचिस्तान, कवरिंग नियरली 40 to 44% ऑफ द कंट्रीज टोटल लैंड एरिया, येट इट कंटेन्स ओनली अबाउट, कितनी पॉपुलेशन है वहां पर पूरी पाकिस्तान की? मतलब 40 to 40% एरिया, 44% एरिया, और पॉपुलेशन टोटल 5% वहां रह रही है। दिस पॉपुलेशन इज प्रीडोमिनेंटली और कंपोज्ड ऑफ द बलोच, जो कि सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। मुस्लिम्स में दो तरह की कैटेगरी होती है, शियाज एंड सुन्नीस। ठीक है, उसके अभी कभी फिर बात करेंगे। विद दे हैव डिस्टिंक्ट कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक लिंक्स टू बलोच कम्युनिटीज इन ईरान एंड अफगानिस्तान। ईरान के अंदर भी बलोच लोग रहते हैं, अफगानिस्तान में भी रहते हैं, और सेम एथनिसिटी के लोग हैं ये। देन despite being rich in natural sources such as natural gas, gold, copper, coal, oil, iron, marble, the province remains economically underdeveloped. Poverty rate, approximately 70% of its population is classified as, क्या बताया मैंने आपको, multidimensionally poor है। Education crisis, it has Pakistan's lowest literacy rate and the worst gender parity index. Then the region access to the Arabian Sea through, क्या लिखा है यहाँ पर, ग्वादर पोर्ट, along with its border with Iran, Afghanistan, give its immense strategic importance. ये बलोचिस्तान बहुत ही strategically important है क्योंकि अरेबियन सी लग रहा है, ग्वादर पोर्ट वहां बनाया जा रहा है, उसके बाद ईरान के साथ बॉर्डर लग रहा है, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, और चाइना की इसके ऊपर आंख है। चाइना, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना बलोचिस्तान को एक्वायर कर लेगा। चाइना, और आपको पता है पाकिस्तान इज ऑन द मर्सी ऑफ चाइना, चाइना की मर्सी के ऊपर है। चाइना से बहुत सारी जो है एड लेता है, और चाइना और पाकिस्तान ने एक एक प्रोग्राम जो है वो चलाया जिसका नाम है सीपैक। ठीक है, क्या नाम है उसका? सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है ये अभी हम देखेंगे। देखो अभी आप फिलहाल यहाँ से आइडिया लगा लो कि सीपैक क्या है। देखो यहाँ से जो जिनजियन प्रोविंस है, ये चाइना का कौन सा प्रोविंस है? ये एग्जाम में आया था कि सीपैक चाइना के कौन से प्रोविंस को जोड़ता है। तो चाइना में तो बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, पता है कि नहीं आपको कि चाइना के अंदर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, उनके नेम तो मैं नहीं ले सकता, वो बहुत ही अजीब से नेम है। तो यहाँ पर जिंगजियांग प्रोविंस है, जिंगजियांग। ठीक है, बोल के बताना जरा, जिंगजियांग। ठीक है, ये प्रोविंस है कौन सा? चाइना का ये है, देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला बताइए, दिख रहा है कि नहीं आपको चाइना? और चाइना का ये जिंगजियांग प्रोविंस है, और ये जिंगजियांग के अंदर एक जगह का नाम, क्या नाम है? कशगर। ठीक है, कशगर से सीपैक यहां से स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे कहां तक जा रहा है सीपैक। तो देखो पीओके से होके निकल के जा रहा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो जब हम अपना इंडिया का मैप देखते हैं तो आप ये पूरा मैप देखते हैं, देखते हैं कि नहीं बोलिए? तो ये पीओके में से होके जा रहा है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है ये एरिया, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां से होते हुए ये जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब क्या हुआ? कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि, कॉरिडोर का मतलब क्या है? कॉरिडोर का मतलब ये हुआ कि वहां पर वो रोड्स बनाएंगे, रेलवे लाइन बनाएंगे, ठीक है, गैस पाइपलाइंस बिछाएंगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा, 4 लेन हाईवे बनेगा। तो ये होता है इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब ऐसा कॉरिडोर जहां पर हाईवेज हैं, जहां पर रेलवेज हैं, जहां पर गैस पाइपलाइंस हैं, जहां आसपास इंडस्ट्रीज बसाई जाएंगी, ताकि वहां से इंडस्ट्रीज से जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो और सीधा एक्सपोर्ट करना है हमें, एक्सपोर्ट करना है, और सीधा कहाँ जाएगा बताइए? पीओके से होके फिर कहाँ आया? यहाँ पर अबोटाबाद, और यहाँ पर इस्लामाबाद, और यहाँ से होते हुए आप देख सकते हैं सीधा कहाँ पर आ रहा है बताइए जरा? बलोचिस्तान, क्या कहाँ है ये? गवादर पोर्ट। क्या हो गया? क्या क्या दिख रहा है? ठीक है, बताइए, ये ग्वादर पोर्ट दिख रहा है कि नहीं आपको? यहां तक जा रहा है। अब आप बताइए चाइना को इसमें क्या इंटरेस्ट है? चाइना जब कोई चीज अपने कंट्री में इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, वो सीधा यहां से कैसे कर लेगा? ये शॉर्टेस्ट रूट है उसके लिए, वो तो करेगा वहां से बिल्कुल। अगर आप चाइना का मैप, अगर आज आपको मैं दिखाई, यहाँ पर दिखाऊं आपको चाइना का मैप, इंडो पैसिफिक रीजन देखें आप एक बार।
यहाँ पर देखते हैं इंडो पैसिफिक, यही देख लीजिए। चाइना का जो मेन एक्सपोर्ट्स होते हैं ना वो यहाँ से होते हैं, सदर्न चाइना से, यहाँ पर उसकी सारी इंडस्ट्री बेस्ड है। तो यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से साउथ चाइना से, यहाँ से मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट से होके फिर वहां से जाते हैं। और अब वो कहाँ से एक रूट बना रहा है, बताओ जरा कहाँ से बना रहा है। ये रहा हमारा, ये रहा चाइना का जिंगजियांग प्रोविंस, और यहाँ से होते हुए सीधा कहाँ आ रहा है वो, ग्वादर पोर्ट पे आ रहा है वो सीधा, कि अपने गुड्स को यहाँ से सीधा भेजने हैं तो यहाँ जाएंगे। फिर उसको जो ऑयल इंपोर्ट करता है, वो ऑयल गैस वगैरह कुछ भी इंपोर्ट करता है, तो वो ये यहीं से आते हैं ना, वेस्ट एशिया से ही आता है ना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, यहाँ से ऑयल आता है कि नहीं आता। तो फिर यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, हॉर्मुज होते हुए यहाँ से फिर यहाँ सीधा ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट से सीधा यहाँ पर चाइना, शॉर्टेस्ट रूट है। इसलिए वो यहाँ पर ये जो है चाइना, ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है बलूचिस्तान, समझ में आ गई बात, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है ये। और आगे देखते हैं फिर, और इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया क्या बना रहा है, ये तो ये सीपेक है बना रहे हैं, तो इंडिया क्या बना रहा है यहाँ पर काउंटर करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो ये ईरान है ना, ईरान के यहाँ बिल्कुल यहाँ चाबाहार पोर्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट आज आपका होमवर्क है, आप करके आएंगे, ठीक है, घर से। चाबाहार, चाबाहार, CHABAR, चाबाहार पोर्ट, ठीक है, चाबाहार पोर्ट। तो इसके दो टर्मिनल्स हैं, शाहिद बेश्ती एंड शाहिद कालांतरी, दो टर्मिनल्स हैं इसके। तो इंडिया इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, बट अभी आपको मैं बता दूं, क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर जो है रशिया के लिए तो लगाई थी सैंक्शंस, ईरान के साथ भी यूएस का भी बहुत पंगा चल रहा है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है ना ईरान, ऐसा मानना है कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है। तो यूएस उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि यू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, आ जा भाई, तो बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर उसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन लग गया तो फिर काम खराब हो सकता है। तो फिर वो प्रेशर डाल रहा है। अब इस बार के बजट के अंदर, इस बार के बजट के अंदर इंडिया ने चाबाहार पोर्ट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट शो नहीं की है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो फिर ऊपर से रशिया से तो अभी अभी हमारे ऊपर वो सैंक्शंस जो इसने टैरिफ लगाए थे यूएस ने 50% अब कितने हो गए, 18%, तो वो दोबारा ना लगा दे, तो दोबारा ना लगा दे, इसलिए चाबहार के लिए इस बार के बजट के अंदर देयर इज नो सैंक्शन फॉर एनी फंडिंग। ठीक है, देन आगे चलते हैं फिर। बलूचिस्तान यहाँ तक हमने कर लिया था, आगे देखते हैं फिर फटाफट से। देखिए व्हाट इज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो ये है जी जो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम पाकिस्तान से क्या ले लेंगे, आज़ादी, उसको BLA बोलते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक्टिव सिंस 2011 इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द मेनी सेपरेटिस्ट ग्रुप। सेपरेटिस्ट वो होते हैं जो सेपरेट होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ नहीं रहना, हमें इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, इन पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस। और इनके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर एक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ ब्रिगेड है जिसको क्या बोलते हैं, मजीद ब्रिगेड। ये सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, ये आते हैं, मतलब बॉम्ब लगाया होता है और पाकिस्तान की कोई मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस एरिया के पास गए और उड़ा दिया अपने आप को, कईयों को साथ ले गए। तो ये मजीद ब्रिगेड है ये। देन उसके बाद आप देखेंगे बलूचिस्तान इज द कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोविंस, इट हैज ऑयल, ये हमने सब देख लिया। पाकिस्तान पोरेस्ट एंड मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड पीपल टिल 1947, जब भारत और इंडिया जब ये अलग हुए थे, हमें आजादी मिली थी, बलूचिस्तान कॉम्प्राइज क्या था, मल्टीपल चीफडम्स। चीफडम्स मतलब अलग अलग चीफ थे बलूचिस्तान के अंदर, इस एरिया का चीफ अलग है, इस एरिया का चीफ अलग है इकट्ठा थे, मतलब जैसे एक राजा की तरह आप मान लो, ठीक है, एक राजा की तरह मान लो, बहुत सारे थे। और उनमें से अगर आप देखेंगे अहमद यार खान द चीफ ऑफ, कहाँ का था ये चीफ, गलत, बलूचिस्तान को आप मान के चलिए कि चार राज प्रोविंस, चार प्रिंसली आप हिस्सों में बांट लीजिए कि चार प्रिंस बैठे हुए थे वहां पर, ठीक है, चीफ थे वहां के। तो उसमें से एक कलत था, कलत जो था इट वाज द मोस्ट पावरफुल इन बलूचिस्तान। तो ही वाज फोर्स, ये जो अहमद यार खान था, ही वाज फोर्स टू एस्केप टू पाकिस्तान इन 1948। इसकी पूरी कहानी बताता हूँ आपको। जब पाकिस्तान ने इन्वेड कर दिया था कलत को, दिस ट्रिगर्ड एन इंजर, इसके बाद लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने बोला कि आपने हमारे साथ धोखा किया, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे और आपने ये पाकिस्तान की आर्मी 1948 के जैसे इंडिया में आप लगाइए, वो हैदराबाद का निजाम जो था वो इंडिया में नहीं एसीड होना चाहता था, याद है कि नहीं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पर और लिया था ना एक्शन, हमने पुलिस और ये सब एक्शन लिए थे और उसको हमने एसीड करवाया था ना हैदराबाद के निजाम को। सिमिलरली यही पाकिस्तान ने भी कलत के साथ ऐसे ही किया था। हाँ जी, अभी बताऊंगा। दिस ट्रिगर्ड एन इंसर्जेंसी, ये इंसर्जेंसी क्यों ट्रिगर हुई अभी देखते हैं हम, चलिए आइए। बलूचिस्तान बिफोर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान,
जब पाकिस्तान था ही नहीं, जब पूरा इंडिया ही था मतलब उस टाइम पे, तो prior to 1947 Balochistan did not exist as a single administrative province. It consisted of two distinct categories of territories. दो तरह के, क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का राज था। जिन बलोचिस्तान के एरियाज के ऊपर अंग्रेजों का राज था, क्योंकि अंग्रेज सबके ऊपर तो अपना राज नहीं बना पाए थे, कुछ थे जहां पर अंग्रेजों का राज नहीं रहा बलोचिस्तान के एरियाज में, तो जिन पे बलोचिस्तान जिस बलोचिस्तान एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, जैसे क्वेटा एंड सराउंडिंग रीजन्स, वो ब्रिटिश जो है डायरेक्टली उसको एडमिनिस्टर करते थे, ब्रिटिशर्स उसको चलाते थे। एंड कुछ ऐसे थे कि जहां पर ब्रिटिश का इनडायरेक्ट कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स हर चीज के ऊपर तो अपना कंट्रोल नहीं जमा पाए, तो उनको ऑटोनोमस स्टेट्स बोला गया। और वो जो बलोचिस्तान के रीजन थे जहां पर अंग्रेज भी अपना रूल नहीं चला पाए, तो वो बलोचिस्तान के 4 एरिया थे, कलत, खरान, मकरान एंड लासबेला, ये 4 थे। इसमें से कलत जो था ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट था। जब अंग्रेज यहाँ से चले गए और इंडिया और पाकिस्तान जब दो इंडिपेंडेंट नेशंस बन गए, तो ये खरान, मकरान और लासबेला ने बोल दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर ही मिलना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तान का ही पार्ट बनेंगे। कलत ने बोल दिया था कि नहीं, हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो स्टार्टिंग में जिन्ना ने इनके साथ नेगोशिएशन भी करने की कोशिश करी कि आप हमारा हिस्सा बन जाओ, तो नहीं, फिर 1948 में अल्टीमेटली उन्होंने फिर धोखा देके क्या ले आए, वो आर्मी ले आए और आर्मी लेके उसको कैप्चर कर लिया कलत को। यहीं से उनके बीच में आक्रोश है कि आपने धोखे से हमारा बलूचिस्तान पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कलत इज पर्टिकुलरली एंजॉयड ट्रीटी स्टेटस, कलत को उस टाइम पे ट्रीटी स्टेटस दिया गया था, जैसे कि हम नेपाल और भूटान के साथ करते हैं, नेपाल जो है वैसा मतलब कलत को एक दिया गया था। क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ये है कि 1947 के अंदर कलत ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली थी और बाकी सब पाकिस्तान के अंदर रेसीड हो गए थे। 1948 के अंदर पाकिस्तान ने कलत को जो है एक्वायर कर लिया था और वहां पर फिर फर्स्ट रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था। फिर 1955 के अंदर पाकिस्तान को एक वन यूनिट पॉलिसी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। वन यूनिट पॉलिसी का मतलब है कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों थे। आज आप जो जो मैप देख रहे हो, ये वेस्ट पाकिस्तान का मैप है। उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था, और बांग्लादेश, तो उन्होंने क्या बोला, वन यूनिट पॉलिसी बना दी कि जो वेस्ट पाकिस्तान के, जिसके अंदर आपने 4 प्रोविंस देखे, उन्होंने बोला कोई प्रोविंस नहीं, हम एक, इट इज अ कंप्लीट वन यूनिट, ये वेस्ट पाकिस्तान है। और वो जो है बांग्लादेश, इट इज अ ईस्ट पाकिस्तान। वो इसलिए किया गया क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो क्योंकि अब पार्लियामेंट के अंदर तो ईस्ट पाकिस्तान वाले भी एमपी बैठ रहे हैं आके, और वेस्ट पाकिस्तान वाले भी बैठ रहे हैं, तो पॉपुलेशन वहां ज्यादा है, तो फिर किसकी मेजोरिटी हो जाती है, उनकी हो जाती है। तो उन्होंने बोला इसको अब इनको क्या कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान को उन्होंने वन यूनिट बना दिया। उन्होंने बोला जितनी भी पॉपुलेशन है यहाँ की, वो पार्लियामेंट में बैठेगी, ताकि इनकी भी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, और पंजाब का बेसिकली डोमिनेंस वहां रहनी चाहिए, पंजाबी पीपल्स की वहां डोमिनेशन है। क्योंकि आपको पता ही है कि जब डिवाइड हुआ था हमारा हिंदुस्तान, तो इंडिया, तो उसके अंदर फिर पंजाब वहां पर मोस्ट प्रोस्पेरस था, हमारा अनडिवाइडेड पंजाब था, जो कि वहां चला गया, काफी हद तक हमारा पंजाब उधर ही चला गया, हमारे काफी रिलीजियस प्लेसेस भी वहीं चले गए। और पता नहीं, सबसे ज्यादा आज़ादी तो लोगों ने जश्न मनाया, आज़ाद हो गया, ठीक है, तो ये पार्टीशन जब हुई, सबसे ज्यादा जो लोगों ने सह या जो सबसे डिस्प्लेस्ड लोग, या जिन्होंने सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन सही, वो पंजाब के लोग हैं, वो हम लोग हैं, हमारे पूर्वज, उन्होंने, वो उजड़े थे, वो जीरो पे आए थे दोबारा। और बाकी देश ने तो बोला कि बहुत अच्छा हुआ, ठीक है, बहुत, बट अल्टीमेटली जब पार्टीशन हुई तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है पंजाब के आता है। अभी भी जब वॉर होती है, ये कोई बात होती है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ आएगा, पंजाब पे आएगा, बॉर्डर एरियाज पे आएगा। देन फिर उसके बाद यहीं अगर बलूचिस्तान की बात करें, तो ये फर्स्ट रिवोल्ट रहा, फिर ये इसको वन यूनिट में बना दिया, फिर उसके बाद सेकेंड रिवोल्ट स्टार्ट हो गया बलूचिस्तान के अंदर, देन थर्ड इंसर्जेंसी आई, देन फिर वन यूनिट को अबॉलिश कर दिया पाकिस्तान ने। ये इसको हम वन बाय वन समझते हैं कि वन यूनिट से क्या फर्क पड़ता है, वन बाय वन इसको कंप्लीट करते हैं। देन सबसे पहले हम देखते हैं बलोचिस्तान, जब ब्रिटिश चले गए थे, तो उन्होंने, जो ब्रिटिश बलोचिस्तान था जहां पर ब्रिटिशर्स का राज था, उन्होंने तो वोट कर दिया था हम किसको ज्वाइन करेंगे। और जो ऑटोनोमस रीजन थे उसमें से खरन, मकरान और लास्ट बिला ने भी क्या बोल दिया था, हम का पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। करलत ने बोल दिया था कि हम यहाँ पर आपका पार्ट नहीं बनेंगे। द खान ऑफ कलत आर्ग्यूड दैट कलत was never the part of British India and therefore he was not कलत was not automatically a part of the Pakistan। कलत ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 1947 के अंदर। मोहम्मद अली जिन्ना ने कलत के जो खान था उस टाइम पे, उससे बात भी करी कि चलिए आप हमारे साथ मिल जाइए। देन पाकिस्तान व्यूड कलत एज स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल, उन्होंने बोला कलत हमारे साथ नहीं आया, कहीं कल को ये इंडिपेंडेंट बन गए तो फिर फॉरेन इंटरफेरेंस भी होगी, कोई दूसरा देश इनको सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और इसका एरिया भी बहुत वास्ट था, कलत का सबसे बड़ा एरिया कलत का ही था, जो कि बलूचिस्तान के अंदर ही है। समझ में आ रही बात या नहीं? ऐसा मुंह क्यों बनाया, समझ नहीं आ रही?
इन मार्च 1948 अंडर प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस द खान ऑफ कलत। तो 1948 के अंदर पाकिस्तान ने कलत के ऊपर कब्जा कर लिया और उसको असीड कर लिया। मैनी बलोच रिगार्ड दिस एज अ फोर्स एनेक्सेशन मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द लॉन्ग टर्म रिजेंटमेंट। वहां पर स्टार्ट हो गई। द 5 मेजर फेजेस, फर्स्ट इंसर्जेंसी आई जो कि प्रिंस अब्दुल करीम ने स्टार्ट करी थी। ही वाज द ब्रदर ऑफ खान ऑफ कलत। ही रिजेक्टेड द सेशन जो 1948 में हुआ था। उसने बोला कि हम इसको नहीं मानते हैं और गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी, बट इस मूवमेंट को क्विकली सप्रेस कर लिया गया। देन फिर उसके बाद 1955 में सेकंड चीज क्या आई, वन यूनिट पॉलिसी। 1955 में पाकिस्तान ने सारे वेस्टर्न प्रोविंसेस जो थे वेस्ट, अभी वेस्ट पाकिस्तान, सबको वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंदर मर्ज कर दिया और कोई बलोचिस्तानी कोई पंजाबी उसको क्या बोलते, सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान। दिस वाज क्रिएटेड फॉर अ पॉलिटिकल पैरिटी विद ईस्ट पाकिस्तान। अब एज अ रिजल्ट इनकी आइडेंटिटी खत्म हो गई। फिर अब भाई इनकी आइडेंटिटी, अब मैं बोलूं इंडिया में सारी स्टेट्स खत्म हो गई बस। अब इंडिया बस एज अ होल इंडिया ही है एक, और उसको चलाएगा कौन? मित्रों हम चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स की पावर, स्टेट्स ही नहीं रही तो फिर इनकी आइडेंटिटी चलेगी ना सबकी। बोलो यस और नो। पंजाब सिंध दे सीज टू एग्जिस्ट एज अ प्रोविंसेस, प्रोविंशियल आइडेंटिटीज दे वर lost. So this policy generated widespread resentment among Baloch, Sindhi and Pashtun populations. क्यों पंजाबीज क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे? क्योंकि पंजाबीज ही मेन डोमिनेटली जो चलाते हैं पाकिस्तान को, वहां के पंजाबीज। सेकंड इंसर्जेंसी जब ये खान ऑफ कलत जो है, ये नवाब नरोज खान, इन्होंने चलाई। ही डिमांडेड कि वन यूनिट को खत्म किया जाए और हमें अपने बलोच के राइट दिए जाए, और उन्होंने बोला कि भाई बलोचिस्तान को एक सेपरेट एंटिटी, एक अलग प्रोविंस बनाया जाए जो कि पहले था। तो बट इसको अरेस्ट कर लिया गया, इनको अरेस्ट करके इनके जो बेटे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया, सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया। दिस एपिसोड स्कार्ड द बलोच कलेक्टिव मेमोरी। उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ फिर धोखा हुआ है, तो बलोचिस्तान के मन में फिर ये चीज थी। देन थर्ड इंसर्जेंसी, यहाँ पर शेर मोहम्मद मरी जो है ये आए, एंड ये काफी ऑर्गेनाइज थी थर्ड इंसर्जेंसी, और इन्होंने बोला कि पाकिस्तान आर्मी बलोचिस्तान से बाहर जाए और एक प्रॉपर प्रोविंस बनाया जाए बलोचिस्तान को। देन उसके बाद टर्निंग पॉइंट क्या हुआ कि भाई बलोचिस्तान को क्या दे दिया बताइए, प्रोविंशनल स्टेटस। और दिया किसने? जनरल याया खान ने दिया, और वन यूनिट पॉलिसी खत्म कर दी और प्रोविंसेस वर रिस्टोर्ड। प्रोविंसेस तो प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। देन आगे फोर्थ इंसर्जेंसी 1973 से 77 से स्टार्ट हो जाती है। एंड यहाँ पर क्या हुआ जी, बांग्लादेश आजाद हुआ था उस टाइम पे, तो इनको बोला कि हम भी अब क्या करेंगे, यहाँ से आजादी लेंगे। तो 1972 में बलोच नेशनलिस्ट पार्टी फॉर्म द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो वहां पर एक बलोच नेशनलिस्ट पार्टी ने एक गवर्नमेंट बनाई इलेक्शंस होने के बाद, बट वहां पर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया कि कोई आपकी गवर्नमेंट नहीं है, एंड आर्मी वहां पर डिप्लॉय कर दी। तो जिसकी वजह से जो है ये वायलेंट फेज यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया कि आप हमारे राइट्स नहीं दे रहे, हम अपनी गवर्नमेंट चुनना चाहते हैं, आप उसको भी हटा रहे हैं। तो दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। देन आगे पीएम थोड़ी बेटे, सीएम होएगा। तो ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने बोला कि कोई बलोचिस्तान की हम जो नई गवर्नमेंट आई है उसको नहीं हम मानते। तो ये तो पाकिस्तान के पीएम है ना, वो मतलब पाकिस्तान में एक ही पीएम बना था, मतलब नवाज शरीफ ही है और कोई नहीं बना, नवाज शरीफ ही बनता रहा। देन फर्स्ट इंसर्जेंसी जो है ये 2000 के अंदर, फिफ्थ इंसर्जेंसी सॉरी, ये फिफ्थ इंसर्जेंसी आई, इट वाज ट्रिगर्ड बाय मिलिट्री ऑपरेशंस। एंड जो फिफ्थ इंसर्जेंसी जो अभी आप देख रहे हैं 2000 से स्टार्ट हो रखी हुई है, अभी तक चल रही है जो फिफ्थ इंसर्जेंसी, इसमें उन्होंने बोला कि हमारा रिसोर्स एक्सप्लॉइट कर रहा है पाकिस्तान। ग्वादर पोर्ट को यहाँ बना रहे थे, और वहां पर एक पर्सन की किलिंग हुई थी 2006 के अंदर, जिसका क्या नाम था, नवाब अकबर बुगटी। तो ये बलोचिस्तान बलोच था ये, और उसके बाद फिर यहाँ पर लो इंटेंसिटी जो है रेजिस्टेंस चलती रही, और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है यहाँ पर क्या हो गई, एक्टिव हो गई। समझ में आया? उनको बोला अब हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं ये। तो हिस्टोरिकल ग्रीवियंस क्या है बताइए, मेन बताइए क्या है? फोर्स्ड इनेक्सेशन, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट डिसमिसल, पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन, देन उसके बाद नो रिड्रेसल। देन उसके बाद इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड डेवलपमेंट डिस्पैरिटी, डिस्पाइट अबंडेंट रिसोर्सेज लोकल रिमेन्स कन्फाइंड टू लो स्किल्ड जॉब्स। जो बलोच लोग हैं उनको बस छोटी मोटी जॉब्स मिलती रही, ड्यू टू पुअर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। गैस होने के बावजूद, मिनरल वेल्थ होने के बावजूद वहां पर लोकल प्रॉस्पेरिटी आई ही नहीं। Gwadar Port and CPEC projects are viewed by many Baloch as benefiting Pakistan elite and China while sidelining the local population। कि local population को इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे आप देखेंगे ये गैस पाइपलाइंस और ये सब वहां से क्वेटा से लेके ये सब डाल रहे हैं। Then there are fears of demographic change also and further marginalization। demographic change मतलब बाहर से लोग लाकर, सिंध से पंजाब से लाकर बलोचिस्तान के अंदर ज्यादा मेजोरिटी उनकी करवा दी जाएगी। ये भी है उनका कि हमारी कल्चर एथनिसिटी हमें माइनॉरिटी में कर देंगे।
देन ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स एंड मिलिटराइजेशन क्या है, एलिगेशंस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंसेस, पाकिस्तान की आर्मी वहां से बलोच लोगों को उठा के ले जाती है, पता ही नहीं, मिलते ही नहीं है वो। देन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, बाद में एनकाउंटर कर दिया जाता है, फेक एनकाउंटर्स, दीज आर द मेन प्रॉब्लम्स। ऑफिशियल केसेस, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी बताती है कि एनफोर्स डिसअपियरेंसेस 2011 से उन्होंने बताया कि इतने हैं, इतने लोगों को पता ही नहीं कहाँ चले गए। देन सिविल सोसाइटी क्लेम करती है कितने हैं, 7,000। बट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या कहती है कितने लोग डिसअपियर्ड हो गए हैं, 10,000 लोग, पता ही नहीं कहाँ है, फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। देन आगे देखिए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड सेक्टारियन वायलेंस। तो अब ये तो बलोच ये क्यों लड़ रहे हैं ये तो आपको पता चल गया, बट वैसे पाकिस्तान के अंदर और भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट लड़ती हैं। वो है एक तो आपकी तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो आप बोलोगे तालिबान पाकिस्तान के साथ कैसे लड़ती है, उसको टीटीपी बोलते हैं। ये पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ती है। अब इसका रीजन क्या है कि क्यों लड़ती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये क्यों लड़ती है, इसको हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। एंड जस्ट गिव मी वन। देन आगे देखिए आप, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड मिलिटेंसी, BLA is an armed militant organization seeking independent and independent Balochistan. Target includes, ये किसको टारगेट करते हैं, आर्मी कैंप्स, पुलिस स्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, हाईवे, सीपेक प्रोजेक्ट्स। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैव बीन कैरिड अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट, इन्होंने बहुत सारे मतलब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए हैं। BLA ने ऑपरेशन, अभी जो ये अटैक करते हैं ना पाकिस्तान आर्मी के ऊपर, तो उसको ऑपरेशन को क्या नाम दिया उन्होंने, फिर ऑफ ब्लैक स्टॉर्म ऑपरेशन, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उसका नाम ये दिया है उन्होंने। अभी हाल ही में 2025 के अंदर इन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में, उस ट्रेन का क्या नाम है, जफर खान एक्सप्रेस। इसको इन्होंने हाईजैक कर लिया था। एंड फिर पाकिस्तान मिलिट्री आई और उन्होंने, जिन्होंने हाईजैकर्स जो थे उनको एलिमिनेट कर दिया और फिर ये लोगों को छुड़वाया। पाकिस्तान रिपोर्टेड अभी हाल ही में, अभी कल की न्यूज है कि पाकिस्तान ने बोला कि भाई कितने लोगों को मार दिया इन्होंने, 145 मिलिटेंट्स बलोच को मार दिया इन रीसेंट अटैक्स। BLA क्लेम्ड किलिंग 84 सिक्योरिटी पर्सन, BLA कहते हैं हमने 40 सिक्योरिटी पर्सनल को मार दिया। तो ये साइकिल ऑफ वायलेंस चल रहा है, इट इज अ साइकिल ऑफ वायलेंस। तो अब आपको बलोच का सारा जो है किस्सा समझ में आ गया, इट इज अ साइकिल ऑफ वायलेंस। तो पहले मिलिटेंट अटैक होता है, उसके रिस्पॉन्स में फिर क्या होते हैं, बताइए फिर क्या आता है, सिक्योरिटी रिस्पॉन्स। तो वहां से फिर आर्मी आती है, फिर जब आर्मी आती है तो फिर इनोसेंट भी मरते हैं, सिविलियन हार्म। तो जब इनोसेंट मरते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, रेडिकलाइजेशन, कि ये हमारे साथ देखो क्या हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये साइकिल चल रहा है, जब रेडिकलाइजेशन होती है तो फिर वो किसके ऊपर अटैक करते हैं, मिलिटेंट अटैक। फिर वो ये साइकिल कभी खत्म ही नहीं होता। और जो आप ऐसा कश्मीर में भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर मिलिटेंट्स ऐसा ही करते हैं, मिलिटेंट अटैक करते हैं आर्मी पे, आर्मी जब रिटेलिएट करती है तो फिर उसमें जब वो छुप जाते हैं, सिविलियन एरियाज में जाके छुप जाते हैं, तो वहां पर बोला जाता है कि आप खाली कर दीजिए, फिर कोई इनोसेंट की डेथ हो जाती है तो फिर ये रिजेंटमेंट भी पैदा हो सकती है। देन आगे अ, और लास्ट में क्या है जी बताइए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये आप देख सकते हैं 60 बिलियन प्रोजेक्ट है, 60 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट कनेक्टिंग चाइना जिंगजियांग रीजन टू ग्वादर पोर्ट, इंक्लूड्स रोड्स, रेलवेज एंड वहां पर पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं। अच्छा एक ना बलूचिस्तान की तो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन तो ये है जो BLA है, बट यहाँ पर एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन भी है बलोच लोगों की, उसका क्या नाम है वो नोट डाउन आप कर सकते हैं, बलोच याकजेती कमेटी। ये पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, ये पीसफुल करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमारे राइट्स दो। बट वहाँ की जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है इनको भी कुछ बोलने नहीं देती, इनको भी उठा उठा के जेलों में डाल देती है। द बलोच याकजेती कमेटी एडवोकेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग द मिसिंग पर्सन, देयर प्रोटेस्ट हैव रिपोर्टेडली फेस सप्रेशन। इनको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। अब जियोपॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, पाकिस्तान ये कहता है जी कि ये बलोच लोगों को सपोर्ट कौन कर रहा है पता है, क्या कौन क्या बोलेगा, कौन कर रहा है, इंडिया। कौन, पाकिस्तान का एलिगेशन है कि बलोच लोगों को कौन सपोर्ट करता है, इंडिया। तो फिर इसलिए वो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को क्या बोलता है पाकिस्तान पता है, फितना अल हिंदुस्तान। वो कहता है फितना अल हिंदुस्तान है। इंडिया डिनाइज इन्वॉल्वमेंट एंड स्टेट्स दैट पाकिस्तान शुड एड्रेस देयर इंटरनल इश्यूज, अपने इंटरनल इशू। आप ये तो आप लोगों बस इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान भटका रहे हो कि इंडिया इन्वॉल्व है जी, इंडिया ऐसे कर रहा है जी। इंडिया रेज बलोचिस्तान ह्यूमन राइट्स कंसर्न इन 2016, 2016 में जब मोदी जी ने रेड फोर्ट से जब ये आई थिंक इंडिपेंडेंस डे की, जब ये रिपब्लिक डे पे दी, रेड फोर्ट पे देते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन देते हैं, रिपब्लिक डे पे तो परेड होती है। तो वहां पर उन्होंने मोदी जी ने 2016 के अंदर बलूचिस्तान लोगों के बारे में आवाज उठाई थी।
कि मतलब वहाँ पर ऐसे ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं। देन चलिए जी, हो गया बलोचिस्तान वाला सारा इशू कवर। फिर अब आप सीपेक को भी पढ़ लीजिए फटाफट से। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके कशगर से लेके आप देख सकते हैं ग्वादर पोर्ट तक जाने वाला है। और इसको इंडिया अपोज क्यों करता है बताओ, इंडिया क्यों अपोज करता है इसको? क्योंकि इंडिया कहता है मेरी टेरिटरी से होके निकल के जा रहा है तो हमारी ना, कब्जा किसने कर रखा है? तो फिर इंडिया कहता है ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है, चाइना यहाँ से ये बना के लेके जा रहा है रोड वगैरह और ये वो, इट इज अ वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। तो फिर आप देखते हैं सीपेक इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इनिशिएटेड इन 2015। इट एम्स टू एनहांस चाइनाज एनर्जी इंपोर्ट्स। एनर्जी इंपोर्ट आने हैं तो वो शॉर्टर रूट से आ जाएंगे, है कि नहीं बोलो? एंड ट्रेड ट्रेड भी बढ़ेगा while developing Pakistan infrastructure, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। सीपेक includes modern transportation networks like linking ports in Gwadar and Karachi with northern Pakistan and China's Xinjiang region. Progress on CPEC has been slow with many phase one initiatives जो projects थे अभी तक complete नहीं हुए। India opposes CPEC, claiming that some projects infringe upon its sovereignty in territories it considers illegally occupied by Pakistan. CPEC may persist as a major initiative in the name, but realities of economic strain and security risk will likely limit its effectiveness. तो बेसिकली ये रियलिटी में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा क्योंकि बलोच लोग जो चाइना वाले वहां पर इंजीनियर्स काम करते हैं आके, तो वहां आके वो बम फोड़ देते हैं, भी हम नहीं बनाने देंगे यहाँ पर। तो ये मतलब इसीलिए बोला जा रहा है कि इसकी इफेक्टिवनेस लिमिटेड है क्योंकि रियलिटीज हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेन और सिक्योरिटी रिस्क है यहाँ पर। देन आप ये मैप तो आपने देख ही लिया, फटाफट से देख लीजिए। ओवरव्यू ऑफ सीपेक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कितनी लेंथ किस ईयर की? 3000 किलोमीटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर लॉन्च इन द ईयर 2015, इन्वेस्टमेंट 65 बिलियन एज ऑफ 2022। सीपेक ये इसके अलावा रीजन आपने नोट डाउन कर लिया। फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, क्या फुल फॉर्म है इसकी? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इट एम्स टू इंप्रूव व्हाट? ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। देन अंडरस्टैंडिंग सीपेक, फुल फॉर्म तो हमने समझ लिया इसको। और am I audible?